साथियों आप सभी को पता है कि कुछ दिन बाद आपका आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर है। तो उस पेपर के लिए साथियों अगर आप उस पेपर को पास करना चाहते हो तो उस पेपर के लिए मैंने भौतिक विज्ञान के, रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के और जीव विज्ञान के यानी कि पूरी विज्ञान के साथियों एकदम टॉप लेवल के 75 सवाल लिए हैं। कितने क्वेश्चन साथियों? 75 सवाल लिए हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप इन सभी सवालों को देखते हैं और अपने परीक्षा को साथियों अपने एग्जाम को देने जाते हैं तो मैं कहूँगा आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, यानी कि परीक्षा फतेह आप अवश्य करेंगे। तो इन टॉप लेवल के साथियों अपने एग्जाम से पहले इन टॉप लेवल के क्वेश्चंस को देखकर जाइएगा। तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कार का मात्रक क्या है। तो कार का मात्रक क्या होता है साथियों? कार का मात्रक जूल होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रकाश वर्ष साथियों किसकी इकाई है? तो अगर आपसे पूछे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो आपको मालूम होना चाहिए दूरी की इकाई है। क्या प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है साथियों? दूरी की इकाई है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि बल की एसआई जो एक तरीके से यूनिट होता है, मात्रक होता है साथियों, बल का कौन सा है बताइए। तो यहां पर अगर आपका जवाब साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताइए। देखिए बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए भाई अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए। कमेंट में साथियों आप लोग यहां पर आंसर करते रहिए। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है बताइए। तो आपके एग्जाम में अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा का मात्रक, देखिए कैलोरी ऊष्मा का मात्रक कहीं ना कहीं किलो कैलोरी है, जूल है, लेकिन डिग्री सेल्सियस नहीं है। अब नहीं है ये मात्रक तो यही आपका क्या होगा? यही आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए ताप का एसआई मात्रक बता दीजिए। तो ताप की अगर बात करें साथियों, ताप का एसआई मात्रक आप लोग ध्यान रखेंगे केल्विन होता है। क्या होता है ताप का एसआई मात्रक? केल्विन होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए प्रतिध्वनि निर्धारण का एक तरीके से इस परिघटना का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों किसका प्रयोग किया जाता है देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर आंसर मुझे बता दीजिए। तो मैं कहूंगा अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करती है? तो साथियों किस पर निर्भर करती है? ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला देखिए विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है साथियों? यहां पर आप लोग बताइए। उसके बाद देखिए निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो किसमें साथियों ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है मुझे बताइए। तो ध्वनि की अगर बात करें जो ठोस है उसमें सबसे ज्यादा तेज तरीके से तेज चलती है, यात्रा करती है, तो स्टील आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका क्या कारण? तो साथियों डिक्टो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। आंसर मैं देख रहा हूं साथियों सभी के। तो आपको मालूम होना चाहिए बादल ध्वनि तरंगों को रोक देता है, नहीं। गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, नहीं। प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। ये आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा। क्या आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि बादलों की बिजली की चमक के काफी समय के बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। अगला सवाल, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है साथियों बताइए। फटाफट आपका राइट आंसर क्या होगा? वायु में ध्वनि की अगर वेग की साथ यहाँ पर बात करें तो 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी? 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद बताइए कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो अभी मैंने आपको बताया था साथियों ठोस में सबसे तेज चलती है। अगला देखिए ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है? क्या भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है? तो समान तो नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है, ये बात सही है। ठोस में सबसे अधिक होता है, बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है। और द्रव में सबसे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, गैस में सबसे अधिक होता है ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है बताइए।
तो डेसिबल की अगर बात करें साथियों, ध्वनि की तीव्रता को चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। साथियों एक बार आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग साथियों चैनल पर नए हैं और आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर अगर आप वाकई में निकालना चाहते हैं तो साथियों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, पूछा आपसे ये जा रहा है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है, यानी कि जो आपको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है ये किस वजह से सुनाई पड़ती है, ये आपको यहां पर साथियों बताना है। तो ये ध्वनि के परावर्तन की वजह से सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है साथियों? ध्वनि की परावर्तन की वजह से सुनाई देती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? मैं कहूंगा 17 मीटर होनी चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो रडार की कार्य प्रणाली जो होती है, क्या प्रणाली जो होती है, सॉरी, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित होती है। ये आपको याद रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए साथियों आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 1/10 सेकंड से अधिक का एक तरीके से होना चाहिए। राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। साथियों जो भी आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सभी के सभी विज्ञान के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस लिए और टोटल मिला के 75 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर लिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखिए और अपनी पूरी विज्ञान का रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। सभी टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए। देखिए अगला सवाल, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका उद्देश्य होता है। तो ये किस वजह से की जाती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो ऑडिटोरियम को सुंदर बनाने के लिए ये उद्देश्य नहीं होता, इसका निर्माण की लागत को कम करने के लिए नहीं, ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा के लिए नहीं साथियों, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकने के लिए, यानी कि आवाज ना गूंजे, इस वजह से साथियों इसका इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, कहने के ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो मैं कहूंगा साथियों 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक रहता है, यानी कि 1/10 सेकंड तक रहता है। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सबसे पहले किसने कहा था, बताइए। चलिए फटाफट साथियों आंसर आपका आना चाहिए। तो ये सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है साथियों। कणाद ने कहा था, किसने कहा था? कणाद ने कहा था, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और फटाफट आंसर बताइए। यानी कि एक ही प्रकार का परमाणु इनमें से किससे मिलता है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर प्राकृत तत्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व एक तरीके से होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व, इसमें से तत्व आपको बताना है कौन सा एक तत्व है। तो माणिक्य या नीलम या पन्ना या हीरा, मैं कहूंगा हीरा एक तत्व होता है। क्या होता है साथियों? एक तत्व होता है। शुद्ध तत्व कौन सा है बताइए? तो शुद्ध तत्व की अगर बात करें तो जो सोडियम है ना, सोडियम साथियों ये क्या है? ये एक शुद्ध तत्व है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला देखिए कोयले की अगर बात करें तो कोयला क्या है साथियों, बताइए। कोयला भी क्या है? कोयला एक तत्व है साथियों। क्या है कोयला? कोयला एक तत्व है। चलिए उसके बाद देखिए परमाणु अभाज्य है, परंतु ये निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था कि परमाणु अभाज्य होते हैं? तो ये साथियों डाल्टन ने एक तरीके से प्रस्तावित किया था, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो साथियों किसने प्रस्तावित किया था? यहाँ पर आपका सही जवाब साथियों किसके साथ जाएगा? पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत है ये डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो परमाणु संरचना का मॉडल साथियों बोर और रदरफोर्ड के द्वारा विकसित किया गया। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगला देखिए परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा, बताइए। तो परमाणुवीय नाभिक की अगर बात करें किसके द्वारा खोजा गया साथियों? रदरफोर्ड के द्वारा परमाणुवीय नाभिक को खोजा गया था। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, अब देखिए ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, मैं कहूंगा ठीक है। ऑक्सीजन का सहयोग होता है, हाँ।
विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही, यानी कि ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला देखिए, अवकरण वैसी रासायनिक प्रक्रिया है। तो अभी आपने ऑक्सीकरण देख लिया, अब आपसे पूछा जाए कि अगर अवकरण के बारे में पूछा जाए तो वो भी बता देना है कि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बिल्कुल, ऑक्सीजन का संयोग होता है और विद्युत ऋणात्मक समूह के, ठीक है ना, विद्युत ऋणात्मक समूह के जो अनुपात में वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, अनुपात में साथियों वृद्धि होती है, होना चाहिए। मैं कहूंगा एक तरीके से, अच्छा मुझे लगा नहीं है, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो तीनों सही, मतलब मुझे ऐसा लगा साथियों कि यहाँ पर कि अवकरण को मैंने क्या समझ लिया था साथियों, ऑक्सीकरण समझ लिया था, ठीक है ना, ऑक्सीकरण समझ लिया था। खैर कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाई जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या ऑक्सीकरण कहा जाता है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को साथियों क्या कहा जाता है, तो इसको अवकरण कहा जाता है। क्या अवकरण कहा जाता है? राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बात। अम्ल वह पदार्थ है जो, क्या अम्ल वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है या प्रोटॉन देता है? मैं कहूंगा प्रोटॉन देता है, ये आपका राइट आंसर होगा। यानी कि अम्ल वो पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, ये आपका सबसे सही जवाब है। अगला देखिए, भस्म वो पदार्थ है जो अम्ल जो प्रोटॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां पर अगर बात करें, भस्म वो पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन के साथ आपका राइट आंसर है? अगर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? साथियों 75 क्वेश्चन देखिए, 35 से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ 35 क्वेश्चन बचे हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग यहां पर देख कर जाइएगा। क्या कहा जा रहा है? अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहा जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों लवण कहा जाता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला देखिए, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, बताइए। तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण साथियों किसने किया था? डॉबराइनर ने किया था। किसने किया था? डॉबराइनर ने किया था। उसके बाद देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो जो त्रिक का नियम था, त्रिक का नियम ये किसने प्रतिपादित किया था? ये डॉबरेनर ने प्रतिपादित किया था। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव की अगर बात करें तो ये न्यूलैंड्स ने के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रम के भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। ये नियम साथियों किसके द्वारा दिया गया? मैं कहूंगा न्यूलैंड के अष्टक नियम के द्वारा दिया गया। यानी कि आंसर, यानी कि अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए तो आंसर आपको जो मैंने बताया है वो बताना है। उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो हाइड्रोजन की खोज साथियों केवेंडिश के द्वारा की गई। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो सूर्य का लगभग 70% भाग साथियों हाइड्रोजन से बना होता है। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों हाइड्रोजन की यहां पर बात चल रही है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? वो हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। क्या? तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हाइड्रोजन ही हो जाएगा। तो वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक धात्विक तत्व है तो वो हाइड्रोजन ही है। अगला देखिए, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होता है। तो किसकी बात चल रही है? तब भी आपका आंसर हाइड्रोजन होगा। यानी कि हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अगर आपसे पूछे कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो ग्रीक भाषा से हुई है, आपको मालूम होना चाहिए। वनस्पति शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रास्टस की अगर बात करें, इनको साथियों वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों की अगर बात करें, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल साथियों, फाइकोलॉजी में शैवालों का ही अध्ययन किया
किया जाता है। अगला देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मैं कहूंगा वर्गिकी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की वर्गिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? तो लीनियस की अगर बात करें, लीनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो लीनियस ही साथियों कौन है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। उसके बाद देखिए, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया साथियों? स्वीडिश ने किया, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। पुष्पी पादपों को किसमें रखा जाता है? देखिए, पुष्पी पादपों को किसमें रखा जाता है? तो फेनरोगेम्स में रखा जाता है। उसके अलावा अपुष्पी पादपों को किसने रखा जाता है? तो साथियों क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पुष्पी पादपों को फेनरोगेम्स में और अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी यानी कि टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो लीनियस को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गिकी का जनक कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लीनियस के द्वारा ही लिखी गई थी। अगला देखिए, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? तो मैं कहूंगा पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी होता है। कौन सा होता है साथियों? फफूंदी होता है। अगला देखिए, नींबू का जो डायबैक रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? तो ये साथियों तांबे की कमी से होता है। किसकी कमी से? तांबे की कमी से। हरित बाली रोग, क्या हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? ये बाजरे से संबंधित है। आंसर आपका सी हो जाएगा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्के की अगर बात करें साथियों, टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है, यानी कि मूंगफली में होता है टिक्का रोग। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये साथियों जस्ते की कमी की वजह से होता है। किसकी कमी की वजह से? जस्ते की कमी की वजह से। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है मतलब। अगला देखिए, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा? तो मैं कहूंगा ये तो बेटसन के द्वारा गढ़ा गया। किसके द्वारा? बेटसन के द्वारा गढ़ा गया। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो किसके द्वारा? मैं कहूंगा बेटसन के द्वारा ही आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। उसके बाद देखिए, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अगला देखिए, कह रहे आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम्स आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, कह रहे कि जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया तो जोहानसन आपका राइट आंसर होगा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। वंशागति की इकाई के बारे में पूछा जा रहा है तो जीन होती है वंशागति की इकाई। परिस्थितिकी शब्द सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों किसे दिया जाता है? आप लोग मालूम होना चाहिए, रीटर को दिया जाता है। किसको? रीटर को। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, यानी कि जीव और वातावरण का अध्ययन है पारिस्थितिकी, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, स्वयं पारिस्थितिकी का अभिप्राय है। तो स्वयं पारिस्थितिकी का साथियों अभिप्राय क्या है? फटाफट आपको यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन साथियों आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। तो जिस पीडीएफ